hello, hola, bonjour, ciao, salam, and namaste to all of you. Welcome back to my channel, Brainbuzz with Preeti, and of course, this is Preeti. हर बार बताती हूँ मैं, why? Because what if someone's new to my channel? So, welcome. तो आज की जो हमारी वीडियो है that is the part 3 of our lecture 2 of our series Industrial Relations and Labor Welfare course. तो आज हम जो बात करेंगे, हम कुछ कंसेप्ट्स देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन के, 10 कंसेप्ट्स बेसिकली। तो पिछली जो हमने वीडियोस बनाई 1, 2 जो भी उनके पार्ट्स थे, वी डिस्कस्ड कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, हमने देखा कि क्यों आपके लिए ज़रूरी है एज एन HR, प्लस हमने ये भी देखा कि जॉन टी डूनलॉप उनका जो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम है, जिसमें उन्होंने किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। तो हमने बेसिकली बेसिक्स देखे, कुछ की टर्म्स भी पढ़े जैसे इंडस्ट्री, वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स। वी रेड द डेफिनेशंस कि ये एग्जैक्टली अगर हम लेबर लॉज देखें या लेबर वेलफेयर को देखें या इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करें तो वहाँ पे इनको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सो आज की जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड देयर आर 10 कंसेप्ट्स। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। ओके, सो हमारे जो ये कंसेप्ट्स हैं, मैं बात करूँगी यहाँ पे हमारे 10 कंसेप्ट्स की, और ये जो हमारे कंसेप्ट्स हैं हमें ये दिखाते हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारी वर्कफोर्स है, जो हमारे लोग हैं, उनको हम किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, कैसे सोचते हैं हम उनके बारे में, जिससे हमें ये पता लगता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का एटीट्यूड किस तरीके से चेंज होता गया। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ जर्नी कि हम वर्कर्स को पहले थिंग की तरह ट्रीट करते थे और कैसे हम पहुँचे वर्कर्स को एज अ ह्यूमन पार्टनर की तरह ट्रीट करने में। नॉट कि किस फॉर एग्जाम्पल जो एम्प्लॉयर्स हैं, एक टाइम पे वो सोचते थे कि वो कॉस्ट की तरह उनको ट्रीट करते थे, एक बीच में उनको मशीन का पार्ट समझा गया, फिर फैमिली मेम्बर्स की तरह, फिर हमारे पार्टनर्स आ गए कि वर्कर्स आर द पार्टनर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, हम उनको इक्वल समझेंगे, दैट दे आर द इक्वल पार्टनर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 कंसेप्ट्स की बात करेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट से हम शुरुआत करेंगे। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी विल टॉक अबाउट इज कमोडिटी कंसेप्ट। कमोडिटी का मतलब है, देखो, कोई भी चीज़ हम वर्कर्स को एज अ थिंग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि रॉ मटेरियल, कि जितना चाहिए उतना खरीदो, बाकी बेच दो एज एन वर्कर को बेच नहीं रहे, निकाल दो, जॉब से निकाल दो। ठीक है, तो काम खत्म हो गया, आपने वर्कर को हायर किया, मेरे को 100 यूनिट बनवाने थे, मैंने 100 यूनिट बनवाए, काम खत्म हुआ, गेट लॉस्ट, यू आर फायर्ड, दूसरा काम ढूंढो जाके, अब कहीं और काम ढूंढो। मार्केट में अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई, किस चीज़ की सप्लाई? लेबर की सप्लाई। अब फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए कि मेरी को 1000 यूनिट्स बनाने और मुझे 100 वर्कर चाहिए वो 1000 यूनिट्स बनाने के लिए, लेकिन 200 वर्कर अवेलेबल हैं। अब क्या होगा, उसमें से कोई एक ऐसा वर्कर होगा ना जो आके मेरा काम सस्ते में कर देगा। ऑफ कोर्स हर जगह होते हैं ऐसे लोग, भाई उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी मे बी, तो वो क्या करेगा, मैं उसको बोलूँगी, अगर रेगुलर रेट मार्केट में 600 रुपये का चल रहा है एक दिन का, मैं उसे हो सकता है 400 में बोल दूँ कि तुम मेरा काम 400 में कर दो। कोई होगा जो रेडी हो जाएगा 400 में करने के लिए भी, बिकॉज देर आर 200 वर्कर्स अवेलेबल और उतनी जॉब्स नहीं है जितने वर्कर्स अवेलेबल है, तो सप्लाई ज़्यादा हो गई। अब सप्लाई ज़्यादा हो गई, मुझे चीप लेबर मिलेगा, तो यहाँ पे लेबर को एज अ कॉस्ट देखा गया, कि कितना कम से कम कितना रख सकते हैं। ठीक है, कि कितने कम से कम वर्कर्स रख सकते हैं। यहाँ पे वर्कर की फीलिंग, उसकी सेफ्टी, उसकी ग्रोथ, नो वन केयर्ड अबाउट दैट कि उनके अंदर कोई फीलिंग भी है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो हमारा अर्ली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे बच्चों को लॉन्ग आवर्स के लिए काम करवाया जाता था, वो भी लो वेजेस पे। ठीक है, जब चाइल्ड लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, और अगर था भी तो लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी अपनी राइट्स की, तो उस टाइम पे बच्चों से काम करवाया जाता था फैक्ट्रीज़ में, और वो बच्चों से काम लो वेजेस पे करवाते थे, बहुत कम। जैसे एक नॉर्मल वर्कर अगर 600 रुपये ले रहे हैं, बच्चे से वो 200 रुपये देते थे और ओवर टाइम भी करवाते थे उसी में। तो वर्कर को सिर्फ एक चीपेस्ट ऑप्शन की तरह देखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एटीट्यूड बहुत गलत था, एंड दिस इज़ वेयर द मोस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैपेंड। सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन यहीं पे हुई है। ठीक है, और ये जो माइंडसेट है, यही एक्सप्लॉयटेशन को आपका जन्म देता है, बढ़ावा देता है, वॉट एवर यू वांट टू से। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी देखो, ओके, सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, दैट इज़ बेसिकली कि यहाँ पे वर्कर को एज एन इकोनॉमिक टूल की तरह समझा गया। दे वर ग्लोरिफाइड एज एन इकोनॉमिक टूल।
कैसे? याद है 12th में जब थे तो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा हमने कि 11th-12th में यू माइट हैव रेड अबाउट द कॉन्सेप्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमने मे बी 9th-10th आया, इतना अच्छे से याद नहीं मुझे, बट हमने ये पढ़ा था कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। वी हैव लैंड, वी हैव कैपिटल, वी हैव लेबर एंड वी हैव एंटरप्रेन्योर। और उसके साथ में हमें क्या वापस मिलता है? रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, प्रोडक्टिविटी मिलती है, एंड ऐसे करके हमने पढ़ा था। सो नाउ ये जो लेबर है ना, सॉरी 3rd में बोला था मैंने, ये जो लेबर है ना, दैट इज़ बेसिकली योर इकोनॉमिक फैक्टर। तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस वर्कर्स पे नहीं है, ज़्यादा फोकस नंबर्स पे है कि अगर वर्कर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे लिए प्रोडक्शन करके दे रहा है, सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बावजूद भी ना फोकस ज़्यादा कहाँ पे था? नंबर्स पे था। इंसानियत नाम की कोई चीज़ थी, देयर वॉज, बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कह सकते हैं। सो वर्कर्स जो थे हमारे, उनको इकोनॉमिक टूल की तरह देखा गया। अब जो मैनेजर, फॉर एग्जांपल चलो देखो, कोई मैनेजर है, ठीक है, वो हमें वो कहता है कि भाई हमको इतने लेबर चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल कहता है कि हमें 100 लेबर चाहिए 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, और मैं एक वर्कर को 600 रुपये दूंगा। अब यहाँ पे वर्कर का जिक्र तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ इन अ फॉर्मूला, समझ रहे हो? एज अ पर्सन कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कमोडिटी से हल्का सा बेटर है, बट स्टिल इट इज़ कोल्ड एंड इम्पर्सनल। नाउ मशीनरी कंसेप्ट, अब ये जो दोनों कंसेप्ट है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड मशीनरी कंसेप्ट, दे आर बोथ सिमिलर। दोनों एक ही चीज़ की बात करते हैं, दैट वर्कर इज़ रिप्लेसेबल, इट इज़ अ रिप्लेसेबल कॉग इन अ मशीन, काइंड ऑफ लाइक दैट, ठीक है। तो मशीनरी कंसेप्ट ये कहता है जब तक काम कर रहा है तब तक यूज़फुल है, थक गया, बीमार हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, नहीं आ पाया किसी दिन, रिप्लेस कर दो, दूसरा ले आओ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी तो यही कह रहा है कि हमें इतने लेबर चाहिए, हमें चाहिए भाई, मेरे को 1000 यूनिट बनाने के लिए 100 लेबर चाहिए, मैंने 100 लेबर हायर किए, हफ्ता भर एक लेबर है, उसमें से हो सकता है कि 5 लेबर है, हफ्ता भर काम किया, हफ्ते भर बाद हो सकता है एक ने छुट्टी ले ली, किसी वजह से छुट्टी ले ली, कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले आऊँगा, दूसरा करेगा, ये नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, ठीक है। यही तो बोला ना कि वर्कर का जिक्र हो रहा है, लेकिन सिर्फ नंबर्स, क्योंकि मेरे को अपने 100 वर्कर पूरे चाहिए, ठीक है। सेम गोज विद द मशीनरी कंसेप्ट कि हम वर्कर्स को यहाँ पे मशीन की तरह समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल असेंबली, ओके, सो एडजस्टमेंट सिर्फ इस लेवल तक होता है मशीनरी कंसेप्ट में कि आपकी आउटपुट और आपकी एफिशिएंसी अचीव हो पाए भाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, असेंबली लाइन जहाँ पे आपका एक सुपरवाइज़र है, वो सिर्फ ये देख रहा है कि वर्कर टारगेट पीसेस बना पा रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर नहीं बना रहा है सीधा वार्निंग देगा, कोई काउंसलिंग, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है वो क्यों नहीं बना पा रहा है, क्या वजह, आजकल तो स्ट्रेस है, ये है, वो है, सब बोलते हैं, हम मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी बात करते हैं, इवन फॉर फैक्ट्री वर्कर्स दीज थिंग्स आर टॉक्ड अबाउट। लेकिन ये भी देखते हैं कि वो ठीक से काम हो सकता है इसलिए नहीं कर पा रहा हो कि उसको नई मशीन यूज़ करनी ना आ रही हो, ट्रेनिंग देनी पड़े, हो सकता है। तो उस टाइम पे नहीं होता था। मशीनरी कंसेप्ट वाज लाइक कि एक पॉइंट आया जहाँ पे वर्कर्स को इसी तरीके से ट्रीट किया जाता था कि सीधा वार्निंग दी, कोई काउंसलिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिला, बस बोल दिया कि अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई बता दो, हम किसी और को ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट में वर्कर को एक लिविंग मशीन की तरह समझा गया, एक मशीन पार्ट की तरह समझा गया है, जहाँ पे कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई एस्पिरेशंस नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, बंदा बस आएगा, इतने पीस बनाने हैं तो बनाने हैं, ठीक है। दैट इज़ वॉट मशीनरी कंसेप्ट इज़। नेक्स्ट इज़ गुडविल कंसेप्ट। ओके, देखो गुडविल कंसेप्ट क्या कहता है हमारा कि अगर हम वर्कर्स के साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करेंगे तो उनका गुडविल अच्छा बना रहेगा। कहने का मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, हम लोग क्या है, वर्कर्स को अगर दिवाली पे गिफ्ट दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल एनुअल डे रख दिया, पार्टी रख दी कोई साल में एक बारी, ठीक है, थोड़ा सा वेलफेयर कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा उनको ये गिफ्ट दे दिया, कोई स्मॉल बेनिफिट दे दिया, हो सकता है बोनस दे दिया, बस इसी में वर्कर खुश हो जाएगा, कंपनी का भी इमेज बना रहेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम इज़ नॉट कि वो वेलफेयर नहीं कर रहा है या वो वेलफेयर कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है कि वो वेलफेयर क्यों कर रहा है। वो वेलफेयर इसलिए कर रहा है कि वर्कर जाएगा, 4 लोगों को बताएगा, मेरी कंपनी की इमेज बढ़ेगी, मेरी इमेज बढ़ेगी, नॉट बिकॉज आई फील आई केयर फॉर दैट पर्सन, नहीं, इट इज़ नॉट बिकॉज आई एम केयरिंग फॉर माई वर्कर्स एज अ पर्सन, इट इज़ बिकॉज आई केयर अबाउट माई इमेज इन फ्रंट ऑफ ऑल पीपल, ठीक है। मेरे को अपनी इमेज अच्छी रखने की, भाई ये तो देखो कितना अच्छा इंसान है, अपने वर्कर्स की कैसे केयर कर रहा है, उनको गिफ्ट्स दे रहा है, दैट इज़ द रीज़न, ठीक है। इट इज़ नॉट बिकॉज आई जेन्युइनली केयर अबाउट दैम।
तो यहाँ पे हम हमारी बात क्या आती है, देखो हम कितने गुड एम्प्लॉयर हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ना हल्का पॉजिटिव है, यस द वर्कर्स वर गेटिंग अ लिटिल बेनिफिट आउट ऑफ इट, लेकिन बहुत सुपरफिशियल भी हो जाता है ये। सुपरफिशियल कैसे? क्योंकि हम सिर्फ अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो वर्कर्स अच्छा काम करेंगे और हमारी इमेज अच्छी बनी रहेगी, दैट्स इट, नो अदर रीज़न। मेरे को नहीं लगता कि मैं जो कर रही हूँ उसमें ह्यूमैनिटी है कि नहीं, मॉरली राइट है कि नहीं, आई डोंट केयर, ठीक। नेक्स्ट इज योर नेचुरल रिसोर्स कंसेप्ट। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपकी आग हो गई, हवा हो गई, जंगल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, दीज आर ऑल योर नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे वर्कर को एज अ नेचुरल रिसोर्स देखा गया कि अगर हमारे पास जो वर्कर्स हैं, देखो यहाँ पे भी ना उनको इंसान नहीं समझा जा रहा है, दे आर नॉट ट्रीटेड एज अ पर्सन, दे आर ट्रीटेड एज अ रिसोर्स। आपने कभी 9 to 12 वाली अपनी बुक्स पढ़ी हो, इकोनॉमिक्स की हो, चाहे पीपल एंड डेवलपमेंट वाली हो, आपकी 12th में जो ज्योग्राफी है या इकोनॉमिक्स वाली जो भी हैं, आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा, बिजनेस स्टडीज़ में भी ह्यूमन रिसोर्सेज, यहाँ भी आप देखेंगे तो हमें पीपल को, लोगों को, वर्कर्स को एज अ रिसोर्स ही समझा जा रहा है, नेचुरल रिसोर्स, कि ये वो नेचुरल रिसोर्स हैं हमारे पास में जो हमारी इंडस्ट्री को चला रहे हैं या चला सकते हैं। इसमें एक सेंस है कि रिसोर्स को यूज़ भी करना है और प्रोटेक्ट भी करना है। कंजर्व करते हैं ना, हम कहते हैं कंजर्व रिसोर्सेज, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, इसको प्रोटेक्ट करो, तो प्रोटेक्ट करना है। लेकिन चलो एक एग्जांपल देती हूँ, एक कंपनी है, कोई रिमोट एरिया में प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो लोकल लोगों को हायर करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वर्कर इज़ अ रिसोर्स फ्रॉम द कम्युनिटी, ठीक है। आप एक रिमोट लोकेशन पे हो, वहाँ पे आपने प्लांट लगाया हुआ, आप वहाँ से लोकल लोगों को हायर कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर हायरिंग अ रिसोर्स, यू आर टेकिंग अ रिसोर्स फ्रॉम द कम्युनिटी, ठीक है, जो वहाँ पे अवेलेबल है। ये कंसेप्ट यस बेटर है कमोडिटी से, गुडविल से ज़्यादा डीपर जाता है थोड़ा सा, लेकिन अब भी वर्कर को प्राइमरीली रिसोर्स ही माना गया, पर्सन नहीं है वो, आदमी से पहले ही इज़ अ रिसोर्स, वो हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे काम आ रहा है, इसीलिए हम उसको थोड़ा प्रोटेक्ट कर देंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज योर पैटर्नलिस्टिक कंसेप्ट। अब पैटर्नलिस्टिक कंसेप्ट जो आया, उस फेज में हुआ क्या, एम्प्लॉयर बन गया फादर फिगर, और जो वर्कर्स थे वो बन गए आपके बच्चे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने पापा की बात सुनेंगे, है ना। दैट इज़ व्हाट हैपेंड। यानी कि आप यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो अपने आप को फादर फिगर समझ रहा है, वर्कर इज़ अ फैमिली मेम्बर, लेकिन वेलफेयर देता है वो, मान लिया वेलफेयर देगा, ऑफ कोर्स फादर फिगर है, आपके पापा क्या करते हैं, दे प्रोवाइड यू विद एवरीथिंग, राइट, घर, पानी, छत, आपका एजुकेशन, खाना पीना, कपड़े, सब पापा प्रोवाइड करते हैं टिल अ सर्टेन एज। उसके बाद आप खुद कमाने लगते हो, वो अलग बात है, बट टू अ सर्टेन एज वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो वेलफेयर कर रहे हैं वो आपका, राइट। तो इसी तरीके से एम्प्लॉयर जो था उनको हाउसिंग देता था, घर दिया, रहने की जगह दी, मेडिकल दिया, कैंटीन दी, स्कूल फैसिलिटी दी कि भाई तुम्हारे बच्चों को स्कूल में डलवा देते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे फादर क्या करते हैं, जब तक आप स्कूल में हैं, टिल यू डोंट बिकम एन अडल्ट एंड यू स्टार्ट अर्निंग, इंडियन, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स, इंडियन फादर्स, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहूँगा ना, मैं तो फादर हूँ, मैंने कह दिया ये होगा तो यही होगा, चाहे तुम 25 साल के हो गए हो, क्या कहते हैं वो, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहूँगा ना। एंड इन रिटर्न दे एक्सपेक्ट कि हम उनको पूरी पूरी लॉयल्टी दें। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन्स फादर, एक जनरल स्टेटमेंट दे रही हूँ, जनरल माइंडसेट बता रही हूँ जो चलता आया है पुराने ज़माने में, अभी भी होता है कई जगहों पे, बट एक सिंपल बता रही हूँ कि हम तो पेरेंट्स हैं, हमारी सुनो, हमारी मानो, हम जो कह रहे हैं वो सही है, ठीक है, और हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं, राइट। एंड इन रिटर्न दे एक्सपेक्ट कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया है, यू गिव अस लॉयल्टी, ठीक। दिस इज़ द काइंड ऑफ कंसेप्ट जो हम पैटर्नलिस्टिक कंसेप्ट है वो इस तरीके से बात करता है। फॉर एग्जांपल चलो एक इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, एक ओल्ड मिल है, ठीक है, ओल्ड स्टाइल मिल है, वो आपको वहाँ पे जो ओनर है वो आपको रहने की भी जगह दे रहा है, वो आपको हॉस्पिटल्स भी दे रहा है, वो आपको स्कूल फैसिलिटी भी दे रहा है, हो सकता है कोई और तरीके की कैंटीन फैसिलिटी दे रहा है कि हम तुम्हें खाना भी प्रोवाइड करेंगे, हम तुम्हें सब प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ना वो आपको यूनियन ज्वाइन करने देंगे, ना वो आपको क्वेश्चन करने देंगे किसी चीज़ को, आप डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं ले सकते हो। क्या होता है घर पे क्या होता है, कोई मेजर डिसीजन हो रहा है, तुम अभी बच्चे हो, इवन इफ़ यू आर 21 ईयर्स ओल्ड, और आपके घर वाले क्या बोलते हैं,
तुम्हारे ना, तुम्हारे काम की चीज़ें, तुम्हारे तुम अभी डिसीजन नहीं ले सकते इन चीज़ों का, तुम अपना काम करो। ऐसे तो नहीं बोलते ऑफ कोर्स, प्यार से बोलते हैं, स्टिल ठीक है, यही बोलते हैं राइट। तो पॉजिटिविटी है, वो आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, वेलफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। नेगेटिविटी यहाँ पे ये आती है कि आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेटिक कंसेप्ट नहीं है पैटर्नलिस्टिक, इट इज़ लाइक अ फादर फिगर। फादर फिगर देखो, नेक्स्ट टाइम्स आर चेंजिंग, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग। फादर फिगर इसलिए यूज़ किया गया है टेक्स्ट बुक्स में क्योंकि पहले के फादर्स, आप सबको पता है, ऐसे ही होते थे। उनके दिमाग में यही रहता था कि मैं बाप हूँ, मैं सही हूँ, मैं ही जो कह रहा हूँ वही होगा। एंड देखा जाए तो अनटिल एंड अनलेस यू बिकम एन अडल्ट, आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी ही पड़ती है, ठीक है। इवन टुडे आप, चलो आजकल थोड़ा प्रोग्रेसिवनेस हो रही है, पीपल आर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स बेटर पेरेंटिंग। आई वुडेंट से बेटर पेरेंटिंग बट अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। तो वो लोग जब वो टीनेज हो जाते, टीन की एज में, आई मीन अराउंड 14-15 ईयर्स के हो जाते हैं, उसके बाद उन पर ऑर्डर चलाना छोड़ देते हैं। आजकल तो बच्चों पे ही ऑर्डर नहीं चलाया जाता भाई, राम बचाए। बच्चों को देखती हूँ, सम आर वेरी स्वीट एंड डिसिप्लिन, सम आर लाइक इतने शैतान हैं पूछो मत। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो उस तरीके का कॉन्सेप्ट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। सेवेंथ कंसेप्ट इज ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट। कुछ रह गया क्या बीच में? कमोडिटी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मशीनरी, गुडविल एंड पैटर्नलिस्टिक। या सेवेंथ कंसेप्ट इज ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट। ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट क्या कहते हैं? ह्यूमैनिटी, मानवता की बात करता है। यानी कि वर्कर को सबसे पहले आप क्या समझेंगे? इंसान समझो, आप उनको इंसान मानो, जिसके पास बेसिक राइट्स हैं, डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, फेयर ट्रीटमेंट चाहिए उनको, ठीक है। आपका यहाँ पे फोकस एक्सप्लॉयटेशन पे नहीं होना चाहिए, सेफ कंडीशंस दो उनको, ठीक है, अच्छे से ट्रीट करो, रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो। इस कंसेप्ट के पीछे जो है कुछ वैल्यूज अटैच्ड हैं, ठीक है। योर ह्यूमन राइट्स, योर सोशल जस्टिस, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी मॉरल वैल्यूज़ क्या कहती हैं। आप ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटी जो हम पढ़ते हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं, वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। ये एक मेजर रोल प्ले करती है इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, वो इंश्योर करती है कि उसकी कंपनी में चाइल्ड लेबर नहीं होगा, किसी भी बच्चे को आप हायर नहीं करोगे, लॉ कहता हो चाहे ना कहता हो। बच्चे ये चीज़ डिजर्व, यहाँ पे आना डिजर्व नहीं करते हैं। डिजर्व की भी बात नहीं है, बच्चे यहाँ पे आएंगे बीमार हो जाएंगे, वो काम के लिए, इस काम के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे, जैसे सॉरी अगर किसी को लगे कि मैं गलत कह रही हूँ, बट दिवाली पे पटाखे बनते हैं, बारूद की फैक्ट्रीज होती हैं। आज भी बच्चों को वहाँ पे हायर किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग दैट बारूद और वो पटाखे बनाने में, इवन दो इट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज हज़ार्डस। लॉ मना करता है फिर भी करते हैं। तो यहाँ पे ये ह्यूमैनिटेरियन नहीं है, ये ह्यूमैनिटी नहीं है ये। तो अगर आप सोचते हो कि लॉ कहीं ना कहीं लॉ वीक है, उसके बावजूद मैं बच्चों को हायर नहीं करूँगा, मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगा, सेफ वर्क प्लेस बनाऊँगा, वुमेंस के लिए भी, मेंस के लिए भी, मशीन्स को आप इंस्पेक्शंस कराते रहते हो, दैट इज़ एन ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट। कि वहाँ पे आपको लगता है मॉरली दिस इज़ राइट, एथिकली दिस इज़ राइट, मेरे को एथिक्स का ध्यान रखना है, कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए मेरे प्रिंसिपल, मेरे उसूल, मेरी मॉरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज मॉरल्स जो लोगों को लगता है ना कि देखो सबके लिए उनके मॉरल्स अलग होते हैं। मैं यहाँ पे मॉरल्स की बात नहीं, मॉरल्स वर्ड यूज़ करना गलत होगा, आई वुड से एथिक्स, ठीक है। जो एथिक्स कहते हैं मैं उस हिसाब से काम करूँ, ठीक है। एज अ पर्सन देखूँ उनको, एज अ चाइल्ड देखूँ उसको, ठीक है। ह्यूमैनिटी, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को एथिक्स वाले कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ा गया है। प्रॉफिट, लॉ, इन चीज़ों की बात नहीं है। दे सिंपली से डू व्हाट यू थिंक इज राइट एज अ ह्यूमन, ठीक। देन वी हैव द ह्यूमन रिलेशंस कंसेप्ट। अब जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या साइकोलॉजी पढ़ी होगी उनको पता होगा ह्यूमन रिलेशंस कंसेप्ट वहाँ से आया है। थक गई मैं, ओके कोई बात नहीं, वीडियो तो कंप्लीट करनी है ना। चलो, ह्यूमन रिलेशंस कंसेप्ट क्या कहता है कि देखो जो आपका वर्कर है ना, वो सिर्फ पैसे से मोटिवेट नहीं होता है। अब बहुत बारी पुराने टाइम में क्या सोचा जाता था कि एक ऐसा फेज भी था जहाँ पे वो सोचते थे मैं तो ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ ना, तो अगर मैं ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ तो मैं अगर इसको अपना जूता साफ़ करने के लिए कहूँगा कि वो भी करेगा,
एक ऐसा फेज भी था, नो डिनाइंग इन दैट, मैं अपने वर्ड्स वापस नहीं लूँगी, बिकॉज देयर वाज अ फेज जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती थी। मैं अगर ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ तेरे को, तो तू जो मैं कहूँगा तुम वो करोगे, ठीक है। ह्यूमन रिलेशंस कंसेप्ट कहता है कि आप पैसा कितना भी दे लो, बंदा मोटिवेट ज़रूरी नहीं कि मोटिवेट हो उससे। वो चलो एक तो हो गया बॉसी कंसेप्ट कि मैं पैसा दे रहा हूँ तो मैं जो कहूँगी तुम वो करोगे। दूसरा हो गया यहाँ पे कि मैं जो कह रही हूँ, सॉरी, मैं अगर तुम्हें ज़्यादा पैसा दे रही हूँ, अगर तुम अच्छे से, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, वो अपन 100 यूनिट बना पाता था, अब फिलहाल वो 90 बना रहा है। मेरे को कोई मतलब नहीं है उसको स्ट्रेस है नहीं है क्या है, कोई रीज़न, मेरे को रीज़न नहीं जानना। मैं सोचती हूँ कि मैं अगर उसकी सैलरी बढ़ा दूँगी ना तो वो पूरा और अच्छे से काम करने लग जाएगा, तो मैं उसकी सैलरी बढ़ा देती हूँ। बट फिर भी ज़रूरी है वो मोटिवेट होगा, क्या पता उसके घर में कोई इशू चल रहा हो, क्या पता उसके मेंटल हेल्थ इशू चल रहा हो, क्या पता उसको क्या इशू चल रहा है, किस वजह से वो डिस्ट्रैक्टेड है, किस वजह से नहीं कर पा रहा, हो सकता है उसको नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी नहीं आ रही, क्या उस सिचुएशन में क्या। तो ह्यूमन रिलेशन कंसेप्ट कहता है पैसे से मोटिवेट नहीं होता, उसको रिस्पेक्ट चाहिए, रिकग्नाइज करो, पार्टिसिपेट करने दो। पार्टिसिपेशन की भी बात की गई है यहाँ पे। कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल ग्रुप्स, लीडरशिप स्टाइल, ये सब चीज़ें कहाँ से आई, यहाँ से आई। कम्युनिकेशन ओपन होगा तभी कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, ठीक है। एक सुपरवाइज़र है, वो अपनी टीम से रेगुलरली बात करता है, उसके आइडियाज़ को सुनता है, उसके ओपिनियन को सुनता है, उसके सजेशंस लेता है। और वो पैटर्नलिस्टिक में क्या देखा, अपना कोई ओपिनियन नहीं दे सकते, आप सिर्फ वो करोगे जो हम कहेंगे, बिकॉज वी आर द फादर फिगर, हम आपको केयर कर रहे हैं ना, इसीलिए आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, आप कोई सजेशन नहीं दे सकते। यहाँ पे क्या है, आप सजेशन भी दे सकते हो, आप एक रिश्ता बनाते हो, रिलेशनशिप क्रिएट करते हो, कम्युनिकेशन क्रिएट करते हो, ग्रुप डायनेमिक्स बनाते हो। तो एक बेसिकली आपने एक सॉफ्टवेयर साइड इंट्रोड्यूस की इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, ठीक है, कि आप यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर नहीं दे रहे हो, आप यहाँ पे एज अ टीम लीडर बन रहे हो, एक टीम लीडर बन रहे हो, ठीक। ओके, माय फोन्स बैटरी इज़ लो, थोड़ा सा चार्ज करती हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हुए सिटीजनशिप कंसेप्ट। 2 ही कंसेप्ट रह गए हैं बस लास्ट। ओके, सो जो हमारा 9th कंसेप्ट है दैट इज सिटीजनशिप कंसेप्ट। यहाँ पे हम वर्कर को एज अ सिटीजन देखते हैं, यानी कि आप एक सोसाइटी का फुल एक मेंबर मान रहे हो आप एक वर्कर को, जिसके पास राइट्स भी हैं और जिसके पास ड्यूटीज़ भी हैं। एज अ सिटीजन व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? पहला तो चलो देखो, आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर राइट्स, आपको अपनी राइट्स का पता होना चाहिए। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आती हैं कि आपको अपनी ड्यूटीज़ भी पता होना चाहिए एज अ सिटीजन, व्हाट यू शुड डू फॉर योर कंट्री, व्हाट यू शुड डू फॉर द अर्थ, व्हाट यू शुड डू फॉर एवरीथिंग अराउंड यू, फॉर सोसाइटी, ठीक है। एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री यू शुड नो योर फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल। तो वर्कर को भी उसी तरीके से देखा गया, उसको वोट का राइट दिया गया, उसको डिग्निटी का राइट है, उसको अपनी राइट्स पता होनी चाहिए। वर्क प्लेस ने इंश्योर करना शुरू किया कि वर्कर को हम उनकी राइट्स भी बताएंगे, उनको ये भी बताएंगे कि तुम्हारी ये राइट्स है, तुम्हें फेयरनेस मिलनी चाहिए, तुम्हें जस्टिस मिलना चाहिए, तुम्हारे पास पार्टिसिपेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तुम्हारी ये राइट्स हैं तुम्हारी, ठीक है। तो एक डेमोक्रेसी क्रिएट हुई जहाँ पे आपकी फंडामेंटल राइट्स भी हैं, प्लस साथ में उनको उनकी ड्यूटी भी बताई गई कि तुम्हारे पास अगर तुम्हारी राइट्स है तो तुम्हारी कुछ ड्यूटीज़ भी है टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉयर के पास सब कुछ बाहर है कि तुम्हें वर्कर का ख्याल रखना है एंड वर्कर कुछ भी करता रहे, यू विल डू दैट, नो, ठीक है। डेमोक्रेसी है, तुम अपना ओपिनियन दे सकते हो, सजेशन बॉक्सेस में सजेशंस डाल सकते हो, एक दूसरे से तुम बात कर सकते हो। कंपनी यहाँ पे खुद एनकरेज करती है उनको, ओम्बड्सम सिस्टम, विसल ब्लोइंग पॉलिसीज, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सब कुछ बताती है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज भी बताती है, ठीक है, क्योंकि वर्कर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करे, उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह देखा जाता है, जहाँ पे सिर्फ वो एक रिसोर्स नहीं है, दे आर बेसिकली अ राइट बियरिंग पर्सन, ठीक। नेक्स्ट लास्ट कंसेप्ट इज पार्टनरशिप कंसेप्ट। देखो ये जो कंसेप्ट है ना, यहाँ पे हमारी हम कभी HRBP सुना है, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर। यहाँ पे हर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को पार्टनर समझा जाता है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज आर पार्टनर। कंपनी के सक्सेस में दोनों का हाथ होता है, दोनों का शेयर होता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग, डिसीजन मेकिंग शेयर, इन्फॉर्मेशन शेयर, सब में पार्टिसिपेशन दिया जाता है। यहाँ पे हम वी वर्सेस दे से, इंडस्ट्रियल रिलेशन में वी वर्सेस दे, वर्कर वर्सेस एम्प्लॉयर से हम पहुँच गए वी टुगेदर, साथ मिलजुल के करेंगे, सफ़र जो होगा साथ में मिलके होगा। फॉर एग्जाम्पल आजकल एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन या स्टॉक ओनरशिप प्लान्स
दिए जाते हैं, ऑप्शन ए ओनरशिप प्लान्स, ऑप्शनल प्लान्स भी दिए जाते हैं। खैर जॉइंट कंसल्टेटिव कमिटीज़ बनाई जाती हैं जहाँ पे वर्कर भी होता है, एम्प्लॉयर भी होता है, दोनों एक तरीके से कंसल्टेशन कमेटी टाइप में होती है। अगर कोई नई पॉलिसी आ रही है तो उससे रिलेटेड कंसल्टेशन कर सकते हैं वहाँ पे। आजकल को डिटर्मिनेशन मॉडल्स हैं जहाँ पे वर्कर को बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। हाई इन्वॉल्वमेंट वर्क सिस्टम हम बनाते हैं। तो पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट के हिसाब से ना कॉन्फ्लिक्ट्स को देखो, बेसिकली यहाँ पे ना ये नहीं है कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को ये कर दो कि ज़ीरो कॉन्फ्लिक्ट होगा। गोल ये नहीं है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट होने ही नहीं है। गोल ये है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर है भी तो उसको अच्छे से कोऑपरेटिव कंस्ट्रक्टिव तरीके से हैंडल करो ताकि लॉन्ग टर्म में सबको बेनिफिट मिले, एम्प्लॉयर को भी, एम्प्लॉय को भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना इंडस्ट्रियल रिलेशन का, फिलहाल वही चल रहा है और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बनाने की बात करता है, म्यूचुअल गेन की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप सिंपल सी बात देखो, आप किसी को अगर एज अ पार्टनर समझ रहे हो, यू आर कंसिडरिंग देम योर इक्वल, राइट। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमन रिलेशंस, जो ये अच्छे अच्छे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ ही मिक्स हो जाएंगे, राइट। इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग टू से, आप उसको बोल रहे हो कि तुम मुझसे नीचे हो एंड देन यू आर गिविंग देम एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। क्या पॉइंट है, क्या ऐसे नहीं होता। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज मिक्सड इन दिस कंसेप्ट एंड दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव कंसेप्ट इन योर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, तो अब हमने सारे कंसेप्ट देख लिए हैं, हमने जर्नी देख ली, कैसे कॉस्ट से ह्यूमन पार्टनर पे आए हम, कमोडिटी, फैक्टर, मशीन, सब सिर्फ चीज़ मानते थे वर्कर्स को। फिर देखा गुडविल आया, नेचुरल रिसोर्स आया, धीरे धीरे पैटर्नलिस्टिक आया, थोड़ी थोड़ी केयर आती गई लोगों के अंदर वर्कर्स के प्रति। ठीक है, एक पावर इम्बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, समझ रहे हो। पावर इम्बैलेंस बहुत होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है कि वो बॉस है, ये सबऑर्डिनेट है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग था इस मोमेंट पे। फिर ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमन रिलेशन, सिटीजनशिप, पार्टनरशिप जैसे कंसेप्ट्स आए जहाँ पे वर्कर को इंसान, सिटीजन, पार्टनर, बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंटली ह्यूमन समझा गया। तो रियल लाइफ में एक कंपनी के अंदर भी ना डिफरेंट लेवल्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे अलग अलग कंसेप्ट्स चल रहे हैं। आप देखोगे हर कंपनी में ना हर लेवल पे एक डिफरेंट कंसेप्ट चल रहा होता है, सबकी अपनी ज़िंदगी में अलग कंसेप्ट चल रहा होता है। एंड वेल, दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। एंड अगर आपको लगता है कि आज के टाइम में आपको क्या लगता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है कंपनीज़ में, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और आप फ्यूचर में एज एन HR किस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहोगे और अपने आप को आप किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहोगे और आप किस तरीके से वर्कर्स के लिए वेलफेयर करना चाहोगे, कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे, तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। एंड That's it. This is all for the lecture 2. Lecture 2 हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। हम नेक्स्ट बात करेंगे lecture 3. Lecture 3 में we'll start with evolution of industrial relations in India, जिसमें हम बात करेंगे 1820 to 1950, then independence वाला जो era था, then after 1950 what happened, post independence what all has happened. It's big, boring, but I'll try to make it interesting. I'll try. ठीक है, शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे क्योंकि हम लोग एक क्वेश्चन आएगा इसमें से ज़रूर, मेरे को पता है पक्का आएगा। तो ऐसे पढ़ेंगे एग्ज़ाम पर्पस से कि बस हाँ एग्ज़ाम में वी कैन राइट एंड ये हो कि येस वी नो आवर हिस्ट्री, वी नो व्हाट हैज़ हैपेंड in India, we know what has happened with workers in India, with employers in India, कैसे कैसे हमारे changes आए हैं in laws, regulations, कैसे committees बैठी, commissions आए, बहुत सारी reports बनी, किस तरीके से changes आते चले गए। ऐसे ही पढ़ेंगे स्टोरी टेलिंग में कैसे changes आते चले गए। ठीक है, I'll try to make it short, interesting and in a way that you can score in your exams. ठीक है, so thank you. दिस इज़ इट एंड नोट्स वगैरह आपको बायो में लिंक मिल जाएगा। और कुछ आई एम न्यू टू दिस, आई एम सो सॉरी इफ़ आई फॉरगेट एनीथिंग। या लाइक सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड पुश द बेल आइकन। या थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।